कहाँ तक पढ़ाए थे? मंगल, ये शुक्र को पढ़ा दिए थे ना, शुक्र ग्रह को। बृहस्पति। अच्छा ठीक है, देखो कल देखो मंगल ग्रह तक पढ़ा दिए थे, ठीक है। मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ कि सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। और उसके बाद, बुध के बाद शुक्र, और तीसरे नंबर में पृथ्वी, और चौथा नंबर में कौन सा आता है? मंगल आता है। मंगल ग्रह को ही कौन सा ग्रह? लाल ग्रह कहा जाता है ना, ठीक है। बृहस्पति को समझ लो थोड़ा सा। देखो यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो सौर मंडल का जो पूछेगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति हो जाएगा। और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, ठीक। अब देखो सूर्य से दूरी के अनुसार यह पांचवा ग्रह है। बृहस्पति जो है सूर्य से पांचवा नंबर में, मतलब कि पहला नंबर में बुध आ गया, बुध के बाद कौन सा आता है? शुक्र आता है। उसके बाद कौन सा आता है? पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल के बाद बृहस्पति, पांचवा नंबर पे कौन सा है? बृहस्पति है, ठीक है। और सारे ग्रहों की अपेक्षा बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह जो है उसका सबसे ज्यादा उपग्रह है, ठीक है। और कितना उपग्रह है? तो 67, ठीक है, 67 उपग्रह है। चल जाओ उधर से, बैठो उधर से, चल जाओ, हाँ घुसो उधर से, जाओ बैठो, उधर से निकल जाओ, टेबल देखना गिरेगा। हाँ बैठ जाओ, हल्ला मत करो, हल्ला मत करो, बैठो। बैठ जाओ। इतना लेट कहाँ लेट होता है इतना? रोज का तुम लोग का यही काम है। चलो देखो, हल्ला मत करो, इधर सुनो, इधर। अब देखो शनि, देखो कौन कौन सा हम लोग ग्रह को पढ़ लिए हैं। बुध को पढ़ लिए हैं, शुक्र को भी पढ़ लिए हैं, ठीक है, मंगल को भी, बृहस्पति को भी पढ़ लिए हैं। अब क्या पढ़ना है? शनि के बारे में जानना है, ठीक है। देखो यह सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह है। सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह, ठीक है। सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह शनि को बोलते हैं। इसके चारों ओर चमकीला छल्ला है। और सूर्य से दूरी के अनुसार यह छठा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार में छठा कौन सा है? शनि है। पांचवा नंबर में कौन है? बृहस्पति है। पहला नंबर में कौन है? बुध है। दूसरा नंबर में शुक्र है, ठीक है। अब यह सौर मंडल में बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है। मतलब सौर मंडल में जो जितना भी ग्रह है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। उसके बाद अगर जब बड़ा ग्रह देखा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? शनि हो जाएगा, ठीक। और शनि के 62 उपग्रह हैं। शनि ग्रह जो है उसका कितना उपग्रह है? 62। और इससे पहले हम लोग पढ़े थे सबसे ज्यादा उपग्रह कौन सा ग्रह का है? बृहस्पति का। कितना ग्रह है? 67 ग्रह है, ठीक है। अब देखो जिसमें टाइटन सबसे बड़ा ग्रह है, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा है, मतलब कि 62 जो है उपग्रह है, उसमें से सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है, ठीक है। अब देखो शनि ग्रह की रचना 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम से हुई है। शनि ग्रह जो है ना, शनि ग्रह उसका रचना यानी कि शनि ग्रह जो बना है, तो उसमें कितना 75% क्या है? हाइड्रोजन है। 75% क्या है? हाइड्रोजन है। और 25% क्या है? हीलियम है, ठीक है। अब देखो जल, मीथेन और अमोनिया बर्फ के रूप में यहाँ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। क्या बात है, पूरा हंस रहा है? इधर ध्यान दो, हंसेगा उधर। चलो देखो, सबसे ज्यादा किसका, कौन सा ग्रह का उपग्रह होता है बताओ? बृहस्पति का। कितना है? 67 है, बहुत अच्छा। उसके बाद किसका है?
शनि का कितना उपग्रह? 62। शनि के बारे में पढ़ लिए हैं। अब देखो यूरेनस का, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है। अगर पूछा जाएगा तुम लोग से कि शनि ग्रह जो है, ठीक है, उसमें कितना प्रतिशत हाइड्रोजन पाया जाता है? 75%, ठीक है। और हीलियम जो पूछा जाएगा तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? 25% हीलियम। ये चीज याद रखना है, ठीक है। यूरेनस के बारे में देखो, यूरेनस के भी चारों ओर छल्ला है और सूर्य से दूरी के अनुसार 7वां ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार में कितने नंबर पे है? 7वां नंबर पे है। टोटल कितना ग्रह है? 8 ग्रह है, ठीक। 7वां नंबर पे कौन सा ग्रह है? यूरेनस, ठीक है। और देखो आकार की दृष्टि से यह तीसरा बड़ा ग्रह है। अगर जो आकार की दृष्टि से हम लोग देखेंगे, एक दूरी के हिसाब से देखते हैं और क्या दूसरा है, क्या है? आकार के दृष्टि से। तो आकार के दृष्टि से देखेंगे तो यूरेनस कितने नंबर पे आएगा? तीसरा बड़ा ग्रह है। पहला कौन सा था? बृहस्पति था। और उसके बाद कौन सा था? शनि था। बड़ा में पूछ रहे हैं, ठीक है। आकार में सबसे बड़ा कौन सा? बृहस्पति हो जाएगा, दूसरा शनि, तीसरा यूरेनस, ठीक है। अब देखो विलियम हर्शल ने यूरेनस की खोज की थी। यूरेनस की खोज, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूरेनस की खोज किसने की थी? तो विलियम हर्शल ने, विलियम हर्शल ने। ये क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? यूरेनस की खोज किसने की थी? क्या होगा इसका जवाब? विलियम हर्शल, विलियम हर्शल, ठीक है। अब लास्ट, हाँ, पृथ्वी के बारे में नहीं बताए थे ना। नेपच्यून के बारे में देखो। नेपच्यून जो है सो यह आकार और बनावट में यूरेनस के समान है। नेपच्यून जो है तो किसके समान है? यूरेनस के समान में। किसमें? आकार और बनावट में, ठीक है। और आकार की दृष्टि से यह चौथा बड़ा ग्रह है। आकार की दृष्टि से देखा जाएगा तो चौथा बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो चौथा नेपच्यून हो जाएगा, ठीक है। नेपच्यून हो जाएगा। अब पृथ्वी के बारे में देखो, पृथ्वी के बारे में समझो, ठीक है। देखो आकार की दृष्टि से यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार की दृष्टि से 5वां बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से, अगर जैसे सूर्य देखो कैसे बताया था, यहाँ पे जैसे सूर्य हो गया, ठीक है, ये सूर्य हो गया। अब इसके फिर क्या रहता है? इसके बाद में, जस्ट बाद में कौन सा ग्रह रहेगा? यहाँ पे बुध रहेगा। बताओ इसको, यहाँ पे बुध, उसके बाद कौन सा? क्या बताए थे? शुक्र बताए थे। शुभ रहो, बताओ से मत करो। तीसरा नंबर में कौन सा है? पृथ्वी है। चौथा में मंगल है। इसी तरह अगर जब देखेंगे 8वां नंबर पे तो कौन सा आएगा? तीसरा नंबर पे कौन सा आएगा? पृथ्वी है ना। तो वही चीज अभी देखो यहाँ पे भी बताया गया है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, ठीक है। ये किसके? दूरी के हिसाब से। अब पृथ्वी आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। अच्छा, कल हम बताए थे ग्रहों को कितने भागों में बांटा गया है? 2, एक आंतरिक और एक बाह्य, बताए थे ना। याद है? रिवीजन कर लेना अगर याद नहीं है तो, ठीक है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी कौन सा ग्रह? आंतरिक या बाह्य ग्रह है? आंतरिक ग्रह है, ठीक है। और पृथ्वी आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा है। आंतरिक ग्रह का जब देखा जाएगा तो आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं और यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। जैसे कि अभी दिन के टाइम में जो प्रकाश होता है, जो हम लोग को दिखाई देता है, तो कहाँ से प्राप्त करता है? सूर्य से, ठीक है।
वही चीज बताया गया है कि देखो हम लोग जो है सो पृथ्वी में रहते हैं और यह अपना संपूर्ण प्रकाश, प्रकाश जो है मतलब कि लाइट, रोशनी, ठीक है, वो कहां से करता है, एवं उष्मा, ठीक है, ये कहां से मिलता है, इसको सूर्य से मिलता है, ठीक है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा किसे बोला जाता है, सूर्य को। देखो पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा किसको बोला जाता है, सूर्य को, ठीक है। अब यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है और यही कारण है कि इसके आकार में भू आभ कहा जाता है। इसके आकार को जो है सो क्या बोला जाता है, भू आभ। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ध्रुव मतलब समझा नहीं, देखो ग्लोब इसमें होगा तो बताते हैं। यहां पे जो है ना इसी को क्या बोला जाता है, ध्रुव बोला जाता है, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा चपटा हुआ है जिसके चलते इसको क्या बोला जाता है, भू आम बोला जाता है। देखो भू आम बोला जाता है, भू आब, ठीक है, भू आब बोला जाता है। अब देखो भू आब का अर्थ है कि पृथ्वी के समान आकार। भू आब का अर्थ क्या है, भू आब का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी के समान आकार, मतलब कि एक जैसा, ठीक है। समान मतलब क्या होता है, एक जैसा। अब देखो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। मतलब कोई भी आदमी मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए, मतलब जीवित रहने के लिए कौन सा ग्रह पे सिर्फ है अनुकूल, मतलब कि जैसे हवा मिलता है, पानी मिलता है, जीवन के लिए क्या क्या चाहिए। जैसे तुम लोग को भी हवा नहीं मिलेगा, जिंदा रह सकता है, नहीं रख सकता। पानी नहीं मिलेगा, रह सकता है, नहीं मिलेगा। तो जीने के लिए जो जो चीज आवश्यकता है ना, तो वो सिर्फ कौन सा ग्रह पे पाया जाता है, पृथ्वी पे ही पाया जाता है, ठीक है। अब देखो पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। पृथ्वी ना तो पूरी मतलब अधिक गर्मी है यहाँ पे और ना ही पूरी तरह से पूरा ठंडा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ की वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैस पाए जाते हैं और ये गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। जीवन के लिए ऑक्सीजन हम लोग को चाहिए कि नहीं चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए, ठीक है। पेड़ पौधे को क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। उसको जब नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, पेड़ पौधा से हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधा से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, और हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग छोड़ते क्या है, नाइट्रोजन। और पेड़ पौधा को क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। तो पेड़ पौधा को नाइट्रोजन नहीं मिलेगा तो पेड़ पौधा मर जाएगा, और पेड़ पौधा जब मर गया तो फिर हम लोग को ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, ऑक्सीजन तो पेड़ पौधा से ही मिलता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों पाया जाता है, ठीक है। अब ये गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है और इसके साथ साथ पानी भी उपस्थित है। मतलब पृथ्वी पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अलावा पानी भी स्थित है। पानी है कि नहीं है, पृथ्वी पे है ना पानी, हाँ। अब देखो इसके साथ साथ पानी भी उपस्थित है। अब जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, तो ये सब चीज ऑक्सीजन जैसे हो गया, पानी हो गया, तो ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक है कि नहीं है ना। अब इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह पृथ्वी को क्यों माना जाता है, सौरमंडल में कितना ग्रह है, 8 ग्रह है, जिसमें से पृथ्वी को अद्भुत ग्रह माना जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीवन संभव है, यहाँ पे ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, जल पाया जाता है। तो ये सब चीज हम लोग के लिए जीवन के लिए आवश्यक है, ठीक है। अब देखो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। अंतरिक्ष से अगर जब पृथ्वी को देखा जाता है तो कैसे दिखाई देता है, नीले रंग का दिखाई देता है, ठीक है। क्योंकि इसकी 2/3 सतह जो है पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी को। अच्छा नीला रंग क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसके जो है 2/3 जो है ना पानी से ही ढका हुआ है पृथ्वी, जिसके चलते ये नीला दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा नीला ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी को। और लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल को। बहुत अच्छा। अब चंद्रमा रहा ना, चंद्रमा के बारे में पढ़ना है क्या। देखो ये चंद्रमा का पिक्चर है, ये क्या है, चंद्रमा का, ठीक है।
अब देखो हमारी पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है, हमारी पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है। पृथ्वी का कितना उपग्रह है? एक। ठीक है, वो कौन सा है? चंद्रमा है। और सबसे ज्यादा उपग्रह किसका है? बृहस्पति का। कितना है? 67 है। ठीक है, अब देखो इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल एक चौथा है, एक चौथाई है। मतलब कि चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से केवल एक चौथाई है। मतलब कि एक का 4 भाग करेगा ना तो उतना भाग ही क्या है? चंद्रमा है। पृथ्वी का एक चौथाई, मतलब कि एक चौथाई मतलब क्या होता है? एक का 4 भाग। एक जैसे इसका हो गया, ये इस टाइप का पृथ्वी है ना, तो इसका एक चौथाई यानी कि देखो इतना जैसे हो गया ना, इतना बड़ा ही क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा जो है सो पृथ्वी का एक चौथाई भाग है। देखो यहाँ पे क्या है? इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल एक चौथाई है। एक चौथाई मतलब समझ में आ गया? एक चौथाई मतलब एक का 4 भाग, एक तिहाई मतलब एक का 3 भाग। ठीक है। अब यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। अब यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब देखो कि चंद्रमा हम लोग को बहुत बड़ा दिखाई देता है, तो इसका कारण क्या है? ये अन्य खगोलीय पिंड जो है उससे ये नजदीक में है, जिसके चलते ये बड़ा दिखाई देता है। ठीक है। हाँ, ये देखो पृथ्वी से कितना दूरी में है? 3,84,400 किलोमीटर। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। चंद्रमा जो है सो पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन में। और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है। मतलब कि देखो, एक होता है घूमना, ठीक है, किसी का चक्कर लगाना, और एक होता है कि एक ही जगह पे घूमना। ठीक है, दोनों में देखो एक जैसे हो गया कि दिखाते हैं। पृथ्वी जो है देखो, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है, मतलब 27 दिन में। रुको दिखाते हैं। देखो इधर, ये सूर्य है, ठीक है। अब ये जैसे कि पृथ्वी है, देखो ये सूर्य है। पृथ्वी बार बार हट जा रहा है। ये देखो पृथ्वी है ना ये। अब देखो ये घूमना, जैसे ये सूर्य का चक्कर लगा रहा है, तो ये जैसे चक्कर लगा रहा है, तो देखो अभी क्या हो रहा है, ये जो जा रहा है उसको चक्कर लगा रहा है, लेकिन ये अपने अक्ष पर घूमना आने की, देखो अभी पृथ्वी जो है ये यहां से इस तरह जैसे जा रहा है ना घूम के पृथ्वी, तो ये एक चक्कर लगा रहा है, लेकिन अपने अक्ष पर घूमना आने की, इसी जगह पे घूमना, यहाँ पे जैसे घूम रहा है ना, ये अक्ष हो गया, ठीक है। इसी पे जो घूम रहा है इसको क्या बोलेंगे? अक्ष पे घूम रहा है, ठीक है। तो इसको घूमने में भी चंद्रमा को कितना दिन? 27 दिन लगता है। एक यहीं पे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। और एक क्या होता है, इस तरह घूम भी रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, उसका चारों ओर चक्कर भी लगा रहा है। तो ये चारों ओर जब चक्कर लगा रहा है 27 दिन में लगा रहा है। पृथ्वी का चक्कर लगाने में 27 दिन लग रहा है, और ये अपने अक्ष पर भी उतना ही समय ले रहा है।
अब देखो इस कारण पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। इस कारण से जो है हमको क्या होता है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे पृथ्वी हो गया, अभी बॉल रहता तो दिखाते हैं, किसी और दिन दिखा देंगे, नहीं तो बॉल नहीं है ना। देखो मान के चलो यही है, ठीक है, ये जैसे कि हो गया पृथ्वी, ये जैसे पृथ्वी हो गया, अब ये चंद्रमा हो गया। तो यहां से अगर जैसे पृथ्वी से देखेगा तो इसी भाग को देख पाएगा ना, इसका पिछला भाग को तो नहीं देख पाएगा। तो ये क्या होता है, एक ही जगह पे ये घूमता है, अपने अक्ष पर ऐसे ऐसे घूमता है और इधर घूम, ये इसका चक्कर भी लगाता है। तो इसलिए हम लोग पृथ्वी से क्या एक ही भाग को देख पाएंगे, एक बार में तो सारा भाग को नहीं देख पाएंगे। तो वही उसमें बता रहा है कि इस कारण पृथ्वी जो है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। जैसे कि यहाँ से पृथ्वी है, यहाँ से अगर जब हम लोग हैं तो यहाँ से चंद्रमा को जब देखेंगे तो इसी भाग को देख पाएंगे, आगे वाला भाग को, पीछे का तो नहीं देख पाएंगे। तो वही इसमें बता रहा है। ठीक, समझ में आया कुछ कि नहीं आया? आ रहा है समझ में? अब देखो चंद्रमा हमारे निवास के लिए अनुकूल नहीं है, चंद्रमा हमारे निवास के लिए अनुकूल नहीं है, मतलब कि चंद्रमा पर हम लोग नहीं रह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन, पानी ये सब नहीं होगा, ठीक ना, जिसके चलते हम लोग वहां नहीं रह सकते हैं। अब देखो यहाँ न पानी है और न वायु है, यहाँ पे चंद्रमा पे न पानी है और न वायु है, तो क्या हम लोग रह सकते हैं बिना पानी और वायु के? नहीं न रह सकते हैं, इसलिए वहां पे हम लोग नहीं रह सकते हैं। और देखो इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं। चंद्रमा के सतह पर, सतह मतलब क्या होता है, धरातल जो जमीन है ना, जमीन पे वहां पे क्या क्या है, पर्वत है, मैदान है एवं गड्ढे हैं। और ये चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। चंद्रमा की सतह पर क्या करता है, छाया बनाता है। मतलब कि देखो अब इधर से जैसे लाइट पड़ेगा, यहाँ पे ये कुछ रहेगा तो ये इसका छाया तो इस पर पड़ेगा ही, तो पर्वत वगैरह है तो क्या करता है, चंद्रमा की सतह पर वो छाया बनाता है। छाया मतलब जान रहा है कि नहीं, सब कोई पता है ना छाया मतलब क्या होता है? हाँ। अब पूर्णिमा के दिन रात में चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। देखो पूर्णिमा जब होता है ना तो क्या होता है, पूर्णिमा के दिन पूरा चंद्रमा गोल दिखाई देता है और कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा काला नजर आता है। वो क्यों नजर आता है काला? क्योंकि पर्वत वगैरह, गड्ढा वगैरह जो है वहां पे, ठीक है, तो जिसका छाया जो पड़ता है ना, इसीलिए क्या वो काला दिखाई देता है। कहीं कहीं चंद्रमा को देखना पूर्णिमा के दिन में एक जैसा पूरा व्हाइट नहीं दिखेगा, देखा है कभी? एक जैसा व्हाइट नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वहां पे पर्वत है और मैदान है और क्या है, गड्ढा उड्ढा है, तो जिसके चलते छाया हो जाता है। समझ में आया? अब देखो चंद्रमा सूर्य की किरणों को ही पृथ्वी पर परावर्तित करता है, जिस कारण पृथ्वी को रात में प्रकाश मिलता है। देखो रात में, पूर्णिमा में क्या होता है कि प्रकाश मिलता है पृथ्वी में। परावर्तित करता है मतलब क्या, सूर्य, देखो परावर्तित मतलब कि जैसे यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, ये हो गया सूर्य, ठीक है, और यहां जैसे कि पृथ्वी है और यहां पे चंद्रमा है,